सुबह वाले लिबास में मलबूस, बालों को हाथ से पीछे करता हुआ कुछ कुछ उलझा हुआ। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूं हरम रब्बी, मैं भी तुम्हारे साथ इस काम में हिस्सेदार हूं। सारंग को शायद उसकी बात बुरी लगी थी। जब भी वो खफा सा कहकर मुंह बनाए पीछे हो बैठा था। उसने अपना सफेद गाउन एक जानिब रखा हुआ था और अब वो जीन्स और बटन शर्ट में मलबूस था। हरम ने एक खफीफ सी निगाह डाली थी उस पर। कुछ असूल होते हैं हर काम करने के। जो चीज गलत है वो गलत है। गलत और दुरुस्त का फर्क हमेशा तुम्हें मेरे साथ ही क्यों नजर आता है? हरम ने अब के बहुत जब्त वाली निगाह से नवाजा था उसे। वो सब्ज आंखें टीवी की स्क्रीन पर जमाए बोला था, चुप कर जाओ, तुम मेरी बीवी नहीं हो और मुझे तुम्हारी बीवी बनने का कोई शौक भी नहीं है। हरम जेरे लब बुड़बड़ाया था, फिर हाथ बढ़ाकर सामने चलता टीवी रिमोट से बंद कर दिया। चंद लम्हात के लिए पूरी क्लिनिक में खामोशी फैल गई थी। वो अपने जूते की नोक को खामोशी से देखे गया, फिर हौले से बोला। उसकी आंखें स्याह है, किसी स्याह रात की मानिद, स्याह और रोशन। और सारंग बदर लम्हे के 1000वें हिस्से में चौंका था, फिर आहिस्ता से सीधा हो बैठा। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? क्या ऐसी कोई थ्योरी नहीं जो हमें बता सके कि मरे हुए लोग जिंदा होकर वापस आ सकते हैं? या कोई ऐसा मजहबी अकीदा, कोई फर्जी दास्तान, साइंस का कोई कानून? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस बात को जस्टिफाई कर सके? वो अपने जूते की नोक को तकता बोलता जा रहा था, यूं गोया वो हम कलामी कर रहा हो। सारंग की आंखों में अगले ही पल उसके लिए तरहम उतरा था। जो मर जाए वो कभी जिंदा होकर नहीं आ सकते। मौत के बाद इस दुनिया का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन तुम क्यों जस्टिफिकेशन चाहते हो? क्या तुम खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हो इस सारे केस में? नहीं। उसने गहरा सांस लेकर टीवी की स्याह स्क्रीन की जानिब देखा था। मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जेरे लब बुड़बड़ाया था। सारंग ने ना समझी से उसकी जानिब देखा। किससे? नाज़नीन से। खैर वो असर लिए बगैर सीधा हो बैठा था, फिर यूं ही गर्दन तिरछी किए उसकी जानिब देखा। वक्त बदला, मांद पड़ती रोशनियां हर जानिब सिमट आई। गिरा हुआ फरिश्ता जमीनी रास्तों पर सफर करता हुआ महसूस होने लगा था। एक बात बताऊं तुम्हें हरम, तुम ना तो उन्हें हर्ट करने पर परेशान हो और ना ही किसी बात ने तुम्हें उलझाया हुआ है। तुम बस अपने अंदर की उस बेहसीसी को किसी तरह चकाना चाहते हो। तुम वो सब महसूस करना चाहते हो जो तुमसे एक अरसा पहले खो गया था। तुम किसी के लिए परेशान नहीं हो। तुम किसी के लिए परेशान नहीं होते। तुम उस आखिरी वादे को भी निभाने पर इसीलिए आमादा हुए हो ताकि अपने अंदर मौजूद उस नामहसूस होने वाले गिल्ट से आज़ादी हासिल कर सको। मुझसे अच्छा तुम्हें कोई नहीं जान सकता। सारंग पुरसुकून सा कहकर पीछे हो बैठा था। हरम ने भूरी आंखें उस पर अगले ही पल उठाई थी।
और ये आंखें पिछली परेशान आंखों से कदरे मुख्तलिफ थीं। वो अब के शूटर की आंखें थीं, ठंडी और बेरहम हद तक पुरसुकून। तुम अजीब हो, मुझे कभी कभी झुरझुरी आती है तुमसे। और हरम जानता था कि वो सच कह रहा था। वो पीछे होकर बैठा, फिर दिलचस्पी से हाथ सीने पर बांध लिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे क्या बात की होगी? दिलचस्प सवाल पूछा है तुमने। वो भी अब के आरामदा सीधा सा हो बैठा था। फिर चंद पल उसके बुरे इर्तिकाज को देखे गया, फिर हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता है तुमने उनके सबसे गहरे जख्म पर चोट की होगी। तुमने प्लान किया, फिर प्रीडेक्ट और फिर प्ले। तुमने उन्हें खोल से बाहर निकालना चाहा होगा। इंसान जानते हो सबसे कमजोर किस लम्हे में होते हैं? वो वैसे ही रवानी से बोलता जा रहा था। जब वो गमज़दा हो या किसी गहरे गम के ज़ेरे असर हो, किसी बहुत घायल से जज्बात के अंदर उनका वजूद सांस ले रहा हो, तब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। इसीलिए गुस्से से पनाह मांगने का कहा गया है, क्योंकि ये एक बहुत ताकतवर जज्बा होता है। इस कदर ताकतवर कि ये इंसानी जिस्म से सारी ताकत किसी बिजली के करंट की मानद खींच लेता है। जो गुस्से को बिछाड़ दे उसे ताकतवर करार दिया गया है। जो गुस्से के आगे सरेंडर कर दे उसे कमजोर कर दाना गया है। तुमने भी यही ट्रिक इस्तेमाल किया है और अभी मैं बेवकूफ हरगिज भी नहीं हूं। हरम के चेहरे पर बहुत ठंडे से तासुरात रकम थे, जैसे वो ये सब जानता था। उसे पता था कि वो क्या करता रहा था। क्या तुमने मेटामॉर्फोसिस का नाम सुना है सारंग? उसके सवाल पर सारंग की आंखें एक पल को ना समझी से सिकुड़ी थी। उसे लम्हे भर के लिए उसके सवाल का अंदाजा ना हो सका। वो क्या समझाना चाह रहा था? क्या वो नतीजे पर पहुंचने का रास्ता वाज़ेह करने लगा था? उसे हरम को समझने में कभी कभी यूं ही वक्त का सामना करना पड़ता था। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जानदार, खासकर जानवर, अपनी ज़ाहरी हैयत तब्दील करते हैं। जैसे जैसे उनका माहौल उन पर असरअंदाज होता है, वो अपनी शक्ल पिछली शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ हैयत में डालकर मुकम्मल हो जाते हैं। और बोलते बोलते उसके अल्फाज गोया लबों पर ही दम तोड़ गए थे। उसके लब अध खुले थे और आंखों में कुछ लहराया था, कुछ बहुत बेयकीन सा। हरम वैसे ही हाथ बांधे उसे तक रहा था, फिर आहिस्ता से बोला, यह महज बायोलॉजिकल नहीं है सारंग, यह साइकोलॉजिकल भी है। इसमें एक बहुत गहरा नफ्सियाती पहलू पिन्हा है। इंसान अपनी हैयत मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं किया करते, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ उनकी नफ्सियाती या फिर जहनी शख्सियत तब्दील होती रहती है। और बाज़ दफ़ा वो नफ्सियाती तब्दीली इस कदर ताकतवर होती है कि इंसान आदात व अतवार को मुकम्मल तौर पर किसी जानवर में तब्दील कर देती है। एक बंदा अगली ही सुबह उठकर कीड़ा बन जाता है, दूसरे अल्फाज में जानवर। जानते हो क्यों? क्योंकि वो नफ्सियाती तौर पर अंदर ही अंदर एक कमजोर कीड़े में पहले ही तब्दील हो चुका होता है। वो कमजोर होता है। जब आप कमजोर होते हैं तो आप पर कोई भी शय हमला आवर हो सकती है।
आखिरकार इंसान अपने असल की तरफ लौट आता है। जो चीज उसके अंदर छुपी हुई होती है वो बाहर निकल आती है। मैंने भी उनके साथ यही किया है। मैंने उनके अंदर सोए हुए एक स्याह हिस्से को जगाने की कोशिश की है जो उन्हें एक आखिरी हतमी शक्ल देगा।